अध्यक्ष महोदय, डीन साहब, विभागाध्यक्ष आशिक अली साहब, मित्र कमलानंद झा जी और मेरे पुत्रवत शिष्य मुना जी तथा या किसी अन्य विभाग से भी आए हों वे लोग भी, और प्रिय छात्राओं एवं छात्रों, मैं पहले कहता रहा हूँ कि व्याख्यान वगैरह देना होना हमारे पास का है नहीं। तो लेखक के लोग हैं, बातचीत करते हैं, भाषण वोषण जो है वो नेता पूछते हैं। तो ये इस विषय पर बीज वक्तव्य देना ये बहुत कठिन कार्य होता है। बीज बोना खेत में बहुत मुश्किल काम है। गलत बो दिया तो धान या गेहूँ या तो उगेगा नहीं, उगेगा तो खराब उगेगा, फसल खराब होगी। फिर भी देना है, बोलना है। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के लोक साहित्य 2 दिन का उन्होंने सेमिनार आयोजित किया। मुझे याद नहीं आता कि बीए किया मैंने, एमए किया, रिसर्च किया, पीएचडी की, तमाम विश्वविद्यालयों में गया, इस विषय पर सेमिनार कहीं हुआ हो ये मुझे याद नहीं कि किसी ने लोक साहित्य पर कहीं किया होगा, हो सकता है मुझे याद, मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे याद कम से कम नहीं है कि कहीं किया गया। तो इसलिए मैं हिंदी विभाग को सारी बात, कितना समय मुझे बोलना है बता दिया जाए। समय का ध्यान नहीं रहता मुझे, और कई बार आशिक अली साहब ने कमलानंद झा जी से कुछ बातें रखी लोक साहित्य के संदर्भ में, मैं भी रखूं। और मैं कुछ चिंताएं हैं मेरी लोक साहित्य, और कुछ प्रश्न हैं मेरे दिमाग में, तो उन चिंताओं को भी मैं व्यक्त करूंगा, और जो कुछ प्रश्न हैं वो उठा दूंगा, ताकि आने वाले सत्रों में हो सकता है उन पर बात की जा सके। तो मैं करने लगूंगा बात तो फिर तो 2 दिन मैं ही बोलता रहूँगा। जैसा कि आशिक अली साहब ने ही कहा कि लोक साहित्य में बहुत किताबें हैं, हम सब जानते हैं। आप चले जाइए किसी भी बड़े पुस्तकालय में या छोटे पुस्तकालय में, लोक साहित्य पर तमाम पुस्तक हैं। उसमें कुछ तो लिखी गई हैं, मौलिक क्या मतलब लिखी गई है, मौलिक कुछ नहीं होता, इधर उधर से लेकर यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, लेकिन अधिकांश मिलेंगे क्या, शोध ग्रंथ, शोध बहुत हुए, पीएचडी। मेवात की बात कर रहे थे, मेवाती लोक साहित्य में हमारे विश्वविद्यालय से शोध हुआ, एक विद्यार्थी ने किया है। हाँ, तो शोध ग्रंथ बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सब में एक ही बात लिखी हुई है। अब तो खैर मैंने रिटायरमेंट के बाद शोध ग्रंथ देखने बंद कर दिए, लेकिन जितनी किताबें उठाई है सब में एक ही बात,
सबसे पहले वो शुरू करते हैं किससे? परिभाषा से। हाँ, कोई भी किताब उठाइए आप, परिभाषा, लोक साहित्य की परिभाषा है ना। अब परिभाषा में ही कई पन्ने आ जाते हैं। अच्छा, एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, जिनकी पुस्तक है लोक साहित्य की भूमिका। जहाँ जहाँ सिलेबस में लोक साहित्य पढ़ाया जाता है एमए में, कहीं कहीं, सब जगह तो नहीं पढ़ाया जाता, और वो अनिवार्य भी नहीं होता, सारा ऑप्शनल होता है। कहीं शायद अनिवार्य होता होगा। तो कृष्णदेव उपाध्याय की किताब ले लेंगे, बस उसी से पूरा उनका कोर्स पूरा हो जाता है, उसी से परीक्षा उच्छा देगा, पास होता है। तो उसमें लोग परिभाषाएं देते हैं, तमाम विद्वानों की परिभाषाएं देंगे, और अंत में लिखेंगे डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की परिभाषा। मतलब मेरी परिभाषा नहीं लिखते, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की परिभाषा वही लिख रहे हैं, लेखक वही है किताब। जगह जगह मिलेगा फला फला का मत, फिर लिखेंगे डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का मत। इससे उभरी हुई। तो अब ऐसी किताबें इतनी हैं कि आप एक ही किताब पढ़ लो यार, दुनिया जमाने की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? काफी है अगर यही सब पढ़ना। परिभाषा के फिर आ जाता है लोक साहित्य का संकलन, फिर आएगा संकलन की समस्याएं। ये तमाम पृष्ठ तो इनसे लगे हुए होते हैं। आज ही किताब में तो यही सब होता है। फिर आएंगे लोक साहित्य के विविध प्रसंग, विविध रूप। अब उसमें साहब लोकगीत, फिर आएगा लोकगीतों के प्रकार। अब वो सब सारे प्रकार गिनाए जाएंगे साहब। अब जब हर प्रकार बनाएंगे तो उसमें एक आध उदाहरण दे देंगे, कहीं अवधि का दे देंगे, कहीं भोजपुरी का दे देंगे। फिर आएगा लोक नाटक, लोक कथा, लोक गाथा। यही सबसे कर के इतनी मोटी किताब 300 पेज की बना, किस्सा खत्म, दैट्स ऑल, फर्ज पूरा। मेरी समझ ये बात नहीं आई आज तक कि जब हम इसके साथ लोक के साथ साहित्य लगा रहे हैं तो फिर साहित्यिक विश्लेषण होना चाहिए। तो क्या किसी ने साहित्यिक विश्लेषण भी किया? तो अगर हम साहित्य कह रहे हैं, लोकगीतों को, लोक कथा को, यह सबको साहित्य कह रहे हैं ना, तो साहित्य जब कहेंगे तो क्या साहित्यिक विश्लेषण होना चाहिए फिर उसका? तो किसने किया? मेरी याददाश्त में तो नहीं। अगर किसी को याद हो कोई किताब तो मुझे बता दो कि साहब फला किताब है जिसमें साहित्यिक विश्लेषण है। अब एक अच्छा, मैं तो पुरानी किताबें कबाड़ी से भी खरीदता हूँ। बनारस में अब तो नहीं है, बनारस में खरीदता था, इलाहाबाद में खरीदता था। एक किताब एक बार दिखाई पड़ गई मुझे, उसका नाम था किताब का लोक साहित्य सरस प्रसंग। तो बहुत ले आया, मैंने कहा यार ये सरस प्रसंग लिख रहा है, ये लोक साहित्य सरस प्रसंग। तो मैंने अब सरस के देखो ऐसा शब्द है जिसके कुछ भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। अब मैंने अर्थ निकाला कि इसमें रस संबंधी बातें होंगी, लेकिन आम जो लोग हैं, सामान्य जन, उसमें सरस का मतलब क्या होता है? सरस का मतलब होता है मजेदार, इसमें मजा आएगा। हैं? वो मजेदार बातें जो करता हो वो उस अर्थ में लेते हैं, वो रस वाले अर्थ में नहीं लेते। वो भरत मुनि वाला रस नहीं है, वो सरस का मतलब जिसमें मजा आए। और यही
उसका जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है इस पुस्तक का, लोक साहित्य सरस प्रसंग, पहला ही अध्याय जानते हैं क्या है? लोक गीतों में गाली तथा अश्लील प्रसंग। आप इसे से समझ लीजिए सरस प्रसंग का क्या मतलब है, वो क्यों लिख रहे हैं सरस प्रसंग। पहला ही अध्याय है गाली, है ना, लोक गीतों में गाली तथा अश्लील प्रसंग। अरे तो यही सरसता है, सरसता का मतलब गाली। अब उसमें साहब वैसे ही लोकगीतों को उदाहरण दिए गए, उदाहरण दिए गए। मैं तो माथा पीट लिया, मैंने कहा ये सरसता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकगीतों का एक भेद गारी गीत है, गारी, गाली नहीं, गारी, है ना। लोक में गारी शब्द है, ये गाली तो खड़ी बोली के शब्द, ये लोक भाषा का लोक बोली के शब्द नहीं, गारी। और ये गारी गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर कि बारात आई हुई तो कन्या पक्ष की स्त्रियां गाती हैं और वर पक्ष जिसमें समझी हैं, ये हैं, वो हैं, है ना। तो पुराने अगर बिल्कुल सही अर्थों में जो लोकगीत हैं, वहां अगर आप गालियां देखें, वहां की गालियां पढ़ें आप, गाली गीत, तो गालियां नहीं है, वो अश्लीलता उसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा उपहास उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, व्यंग्य करना, इस तरह की बातें हैं उसमें। गालियां नहीं है, जिसको गाली कहते हैं, अश्लीलता नहीं है। खुद तुलसीदास लिख गए हैं कि राम के विवाह में गाली गाई गई थी। अरे तो राम की विवाह में गाली गाई गई थी, तो गालियां दी गई थी क्या? ऐसा तो नहीं है। अब इससे कैसा गाली, अरे तो ये तो हालत है साहब हमारी तथा कथित विद्वानों द्वारा लिखित तथा कथित महान पुस्तकों में। ये जबकि अगर रस की बात ही करनी थी तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में चले जाते। 8 रस हैं भरत मुनि के अनुसार, बाद में लोगों ने बढ़ा दिए, 9 किया, फिर 10 किया, पता नहीं क्या किया, लेकिन 8 को भरत मुनि कह गया। वो 8 रस मिलते हैं लोकगीतों, 8 रस मिलते हैं। उसमें श्रृंगार भी है, करुण भी है, वीर रस भी है, रौद्र भी है, हास भी है, सारे रस मिलेंगे आप, बशर्ते आपके पास दृष्टि होनी चाहिए उसको देखने की, उसको पकड़ने की दृष्टि होनी चाहिए, हैं? अरे भाई, विवाह के बाद जो कन्या की विदाई होती, उन विदाई गीतों को सुना है कभी? वो कैसे होते हैं विदाई गीत? कमलानंद झा तो मिथिला के रहने वाले हैं, इनको पता होगा कि मिथिला में कैसे विदाई गीत होते हैं। आरा गया था एक बार एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए, तो ऊपर के कमरे में मुझे ठहराया गया था और नीचे विदाई का वो चल रहा था। अचानक रोने पीटने की आवाजें आने लगी, तो मैंने पूछा कि कौन रो रहा है? क्या विदाई हो रही है ना बिटिया की, तो रो रहे हैं। अब ऊपर पुरुष लोग हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आए दिन देखते हैं भाई। वो तो गांव में, हम तो शहर में रहते थे, हाँ, गांव में रहा कम हूँ, पैदा हुआ हूँ गाँव, और लोकगीत तो जहाँ बोल भी रहा हूँ।
कि गांव में देखा है भाई, रहा है मैंने, मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं बढ़ा रहा हूँ। है ही नहीं मेरे पास ज्ञान, तो मैं कहाँ से बढ़ा रही हूँ? जिसके पास ज्ञान है वो बढ़ा देता है। और बढ़ाने के लिए ज्ञान क्या, तेल भी नहीं है जिससे बढ़ा रहे। तो उनके वो अपना बातचीत में मगन है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीढ़ी उतर के नीचे चला गया, कन्या की जहां विदा कर, और स्त्रियां गा नहीं रही थी बल्कि रो रही थी, और मुझसे वो रोना नहीं देखा गया। और वहीं आंगन में एक कोने में बैठ गया मैं ऐसे सब, और मैं रोने लगा। हाँ, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं रोने लगा। अब किसी लड़के ने मुझे देख लिया, अब ऊपर जाकर वो खबर कर रहा, वो आए हैं सर, वो नीचे पता नहीं क्या हो गया है, वो बैठे हुए हैं सर पकड़ कर, और लगता है रो रहे हैं। अब भागे भागे साहब दौड़ आ रहे, क्या हो गया दुश्मन साहब से? देखा दुश्मन साहब रो रहे हैं वहाँ पे। हमसे पूछा क्या हो गया? मैंने कहा भाई मुझसे सुना नहीं जा रहा है, मुझे कहीं और ले चलो। कह चलिए चलिए शहर में चलिए, घुमा लाते हैं। ये करुण रस है, ये करुण रस है। शंभुनाथ अभी शकुंतला का जिक्र करो, करुण रस के लिए उत्तर रामचरितम प्रसिद्ध है ना। उत्तर रामचरितम तो करुण रस के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब ये शकुंतला का जिक्र कर रहे थे तो मुझे लगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 4 श्लोक ऐसे हैं जो रुला देते हैं साहब। मतलब वह उत्तर रामचरितम में पढ़ने पर मुझे रुलाई नहीं आई, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम के वो जो 4 श्लोक हैं 4थे अध्याय में, जब कर्ण ऋषि विदा कर रहे हैं शकुंतला, और जो लिखा है कालिदास वो रुला देता है। अल्लाह, अगर आपके अंदर हृदय, शुक्ल जी के शब्दों में कहें तो आप अगर सहृदय हैं तो रो पाएंगे। तो अब कहाँ वो रस के साहित्य, कहाँ ये लोकगीत? बताइए, ये किसी कालिदास ने नहीं बना कर दिया है, किसी भवभूति ने नहीं बना कर दिया है ना, ये उन्होंने खुद बनाया है, खुद रचा है। तो ये करुण रस, सिर्फ रस को आधार बनाकर ही अगर लोक गीतों का विवेचन किसी ने कर लिया होगा या करे, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कल्याण नहीं। अब ऐसे बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब उसमें थोड़ा याददाश्त कम हो जाती है ना, झगड़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह साहब, अगर कोई आपको बूढ़ा कहे तो और एक गीत, अभी ये रस प्रसंग पर ही कह रहा हूं, कितने सारे रस, कितनी सारी भावनाएं हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, सब है। एक लोकगीत है जो बहुत मशहूर है, वो हर जगह गाया जाता है, वो अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में भी होगा, और छत्तीसगढ़ी में, हर जगह एक गीत ऐसा है जो सब, उसको मैं समझता हूँ अधिकांश लोगों ने, पता नहीं आज की पीढ़ी तो शायद नहीं जानती होगी, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं मंच पर इनको पता होगा कि एक गीत ऐसा है, उसको मैं इतना सोचा उस पर, चंद्रदेव जी जानते हैं, एक गीत ऐसा है जिसमें वो होता था ना, आज भी होता है, कि पति कमाने के लिए परदेश चला जाता है। पहले कलकत्ता जाते थे, पहले तो मुंबई जाने लगे, अब दिल्ली आने लगे, तो पति परदेश में, पत्नी गांव में। तो एक गीत है जो पत्नी गाती है उस पति के लिए, जिसमें आता है कि सोने के थारी में जेवना परसुनो, मोर जीवन वाला विदेश तरसे। ये शायद सुना होगा आप लोगों ने इस गीत के बारे में, नहीं सुना होगा तो बता दे रहा हूं।
सोने की थाली में जेवना परोस लो, कि सोने के थाली में मैंने खाना परोस रखा है, लेकिन खाने वाला विदेश में तरस रहा है। चंपा चमेली से सजिया सजायो, अब अवधि में सजायो, भोजपुर में सजौली, है ना। और मोर पौढ़न वाला, पौढ़न लेटने वाला विदेश तल से लवंग इलायची की बीड़ा लगा लो, मोर पूछने वाला जमाने वाला विदेश तल से। मैं लगा सोचने क्या है ये, वो गांव की गरीब औरत, उसके पास सोने की थाली होगी, मिट्टी की भी शायद मुश्किल से रही हो, पत्थर तो खाना खिलाती नहीं होगी, चंपा चमेली के बिस्तर लगाएगी, गांव की गरीब औरत। लेकिन ये गीत में क्यों आ गया? जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो ये गीत में है क्यों? तो बहुत सोचा इसको, तो फिर मुझे दो बातें नजर आई इसमें। एक तो ये नजर आई कि ये साहब क्या है, क्या आप समझते हैं कि मुक्तिबोध ही फैंटेसी रच सकते हैं? ये गांव की स्त्री भी फैंटेसी रच सकती है, फैंटेसी की दुनिया में चली गई है, उसको अपना पत्थर सोने की थाली लग रही है, ये उसकी कल्पना है। वो कल्पना लोक में चली गई है, वो इस लोक में है ही नहीं, वो कल्पना लोक में चली गई है। मतलब वो देख रही है सपना है कि सोने की थाली, चप्पा चमेली सजी हुआ बिस्तर, ये सब सपने में चल रहा है। ये सपना है जो कभी नहीं पूरा होने वाला है, लेकिन पूरा हो चाहे न हो, सपना तो देख ही सकते हैं हम, हैं? तो ये स्वप्न देखती है, फैंटेसी रचती है। और अगर अब पति की तरफ से सोचता, अभी ये तो स्त्री की तरफ से सोचा, फिर पति की तरफ से मैंने सोचा कि वहां चाहे जितना अच्छा खाना मिल रहा हो, गांव में पत्नी जो खाना देगी पत्तल में, वो तो सोने के थाली में खाने के समान होगा पति के, चाहे वहां बड़े रेस्तरां में खा रहा हो, लेकिन पत्नी का बनाया भोजन वो अगर ऐसा ही रख देगी पत्तल पर, तो उसके लिए तो सोने की थाली बन जाएगी। तो पति की तरफ से वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा कीमती है उसकी अपेक्षा। तो इसमें स्त्री और पुरुष, पत्नी और पति, मामला खाली औरत का नहीं है, स्त्री का नहीं है, दोनों का है। और पति पत्नी के बीच कितनी प्रगाढ़ता होगी कि ये गीत बना होगा, ये गीत उपजा होगा, ये कितनी प्रगाढ़ता होगी सर, है? तो अब अगर इस तरह की दृष्टि से लोक गीतों का विवेचन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, जैसे हम छायावाद की कविताओं का करते हैं, भक्ति काल का तुलसीदास का कर रहे हैं, कबीर का करते हैं, बाबा नागार्जुन का व्याख्या करते हैं, दुनिया अध्ययन की व्याख्या करते हैं, इनकी व्याख्या कौन करेगा? हम ही लोग तो करेंगे भाई, आप करेंगे नहीं किया तो पढ़िए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के विचार, तो यही होगा, है? और अभी जो राजा का एक कहानी सुनाई, मेवाती का, कहा ना कि वो चैलेंज है सत्ता को, हाँ, सत्ता के विरोध में वो स्वर है, वो तो कथा है। हमारे यहाँ लोकगीत, क्या लोकगीत कोई ऐसा नहीं है जिसमें सत्ता को चुनौती हो? है। और मजे की बात, कम से कम एक सोहर
अब सोहर तो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। अच्छा, बेटे के जन्म पर, बिटिया के जन्म पर कोई गाता होता नहीं। हाँ, जन्मोत्सव मनाया जाता है जब बेटा पैदा होता है। बेटी का हाँ, पराए घर चली जाएगी। हाँ, जिसकी बेटा नहीं पैदा होता वो बेटा पैदा करने के चक्कर में 8-8 बेटियां पैदा करता है कि बेटा पैदा। तो पुत्र का जो जन्मोत्सव होता है उसमें जो गाया जाता है कि सोहर, एक सोहर ऐसा है जिसमें सत्ताधारी वर्ग की क्रूरता और निर्दयता का चित्र खींचा गया था। मेरी मजबूरी है कि मैं वो सुना नहीं सकता। जीवन सिंह को पता नहीं याद है कि नहीं। एक बार जयपुर या कहाँ गए थे, नामवर जी भी थे, प्रेमचंद पर शायद कोई कार्यक्रम था, तो लौटने लगे तो नामवर जी ने कहा कि चलो साथ में मेरे बनारस। तब मैं दिल्ली पहुंच गया था, लेकिन बनारस जाना था। इन्होंने रोक लिया, कहा नहीं आप रुकिए, कल जाइएगा। रोक लिया तो रात में एक कमरे में चंद चुनिंदा लोगों के बीच एक कार्यक्रम कराया है। तो उन दिनों मेरे दोहे बड़े प्रसिद्ध हो रहे थे। दोहे मैं बहुत सुनाता था, जहाँ जाते थे कहते दोहे सुनाइए था। अच्छा, तो कुछ दोहे तो ऐसे सुनाते थे तहत में, और कुछ तरन्नुम में भी सुनाते थे। फिर बाद में मुझसे फरमाइश की गई कि साहब कुछ लोकगीत सुनाइए। तो मैंने एक वो सोहर वहाँ सुना दिया। अब सोहर सुना तो दिया मैंने, एक सज्जन भड़क गए सज्जन, और बाहर निकले जब कार्यक्रम से तो वो सज्जन मुझसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, अन्य लोगों के बीच वो बोल रहे हैं कि ये तो अपमान है सरासर, ये तो अपमान है, लांछन है, ये तो कलंक लगा रहे हैं, ये तो कलंकित किया इन्होंने हिंदू समाज को, हमारे देवी देवताओं को कलंकित किया। अरे मैंने सुन लिया, मैंने उसे क्षमा, मैंने कभी जानबूझ कर नहीं किया मैंने, और मेरा लिखा हुआ थोड़ा है, ये तो लोक में है प्रचलित, मैंने सुना दिया। छापक पेड़ खिरोलिया तपत बन गहबर हो, किताही तरी तारे हरिनिया कि मन अति अनमनी हो। अब इसको मैं गा के सुना सकता हूँ, लेकिन ये सोहर है जिसमें अब उसमें रानी का नाम आता है और बच्चे का नाम आता है, बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। कौशल्या का नाम आता है और राम का नाम आ जाता है। अगर ये हटा दिए जाए तब शायद बुरा नहीं लगेगा, है ना, कि वो हिरन जो है दुखी, हिरनी जो है दुखी है, तो हिरन आता है तो हिरनी से पूछता है कि तुम क्यों दुखी हो, चारा सूख गया, तो पानी नहीं मिला, तो कहती है नहीं ये सब कुछ नहीं है, कल राजा के यहाँ छठी है, बच्चा पैदा होता है तो 6 दिन पर छठी बनाई जाती है, तो क्या छठी है और योजना बन गई है तुम्हें मारेंगे कल। और वाकई हिरन मार दिया जाता है, हिरन मार दिया जाता है, उसका मांस पकाया जा रहा है, और ये हिरनी जो है वो रानी के पास, फिर मैं अपने मुंह से नहीं लूंगा, इन्होंने ले लिया है कि वो रानी, मैं रानी कह रहा हूँ, रानी के पास पहुंचती है हिरनी और रानी से निवेदन करती है कि हिरन को तो मार दिया, उसका मांस पक रहा है कढ़ाई में, देख लीजिए, क्या उसकी खाल दे दीजिए, चमड़ा किसी होता है तो खाल दे दीजिए, हम उसको पेड़ पर टांग देंगे, और कोई आवाज किसी हिरन की आएगी तो मैं सोचूंगी मेरा ही हिरन है, और सोचूंगी कुछ जिंदा है, तब भी नहीं देती कौशल्या, निकल आया मुझे, मतलब रानी ने मना कर दिया, डांट दिया, हवाया से ये खाना नहीं देंगे, कहा हम इससे तो खंजड़ी बनवाएंगे। खंजड़ी जानते हो, गोल रंग का बाजा होता है, चमड़ा बड़ा होता है, तो कहा इससे हम तो खंजड़ी बनवाएंगे, और जब बच्चा
और नाम नहीं लूंगा, बड़े होंगे तो इससे खेलेगा हमारा बच्चा, जबड़ा खाल नहीं। इतनी निर्दयता, इतनी क्रूरता, सत्ताधारी वर्ग की क्रूरता पर चोट करने वाला सोहर है ये, हैं? इसको कौन लिखेगा, इसकी व्याख्या कौन करेगा? क्या किसी ने की? विद्या निवासी ने कर रखी है। विद्या निवासी ने की होगी, वो कर सकते हैं गाड़ी व्यक्ति है। इसी तरह से है जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं वो ऐसे नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसा विश्लेषण कि वो सत्ताधारी वर्ग की क्रूरता और निर्दयता ये कोई नहीं लिखेगा। ये मैं बता दूं, अर्थ लिख देंगे, अर्थ लिखा होगा, अर्थ लिख देना अलग बात है, उस पर टिप्पणी करना अलग बात है कि उसके माध्यम से आके कह क्या रहा है, वो लोकगीत में कहा क्या जा रहा है। ये विद्या निवासी वही मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे लिख जाएंगे, वो तो खुद सत्ता के पक्ष में थे, हमेशा रहे हैं, तो वो लिख नहीं सकते हो। तो ये तो हुआ है। मैं जो बता रहा हूँ, जो चीजें जो जिन विषयों पर काम होना चाहिए कुछ तो मैंने किया है। जैसे अब वो किताब मिलता है कि कजरी कजरी कजरी, अब कजरी मिलता है, कजरी के बारे में 8-10 लाइन लिख देते हैं के साथ। अब एक वो कोट कर देते हैं 2 लाइन की, लीला रामनगर के भारी कजरी मिर्जापुर सरदार। इसको कजरी वाले प्रसंग में भी कोट करते हैं लोग, रामलीला वाले प्रसंग में भी कोट करते हैं, है ना। तो दोनों इसमें लीला रामनगर के भारी कजरी मिर्जापुर सरदार के मिर्जापुर से लगाई जाती है, वर्षा ऋतु का गीत है ये। लेकिन कजरियां कितने प्रकार की होती हैं ये कोई नहीं बताता। YouTube पर जो कजरियां पड़ी हुई है वो एक ही प्रकार की है, जबकि कजरियों के कई प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। इसी तरह रामलीला, अब रामलीला राम कथा पर आधारित है, बस खत्म हो गई बात। लेकिन रामलीला एक प्रकार की नहीं है, रामलीलाएं अनेक प्रकार की हैं। काशी की रामलीला जिसको बड़ा मशहूर कहते हैं, वो क्यों मशहूर है ये एक अलग विषय है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो स्टेज पर होता ही नहीं, नाटक है, थिएटर है, नाटक है तो उसके लिए स्टेज होना चाहिए, पर्दा वर्दा लगा होना चाहिए, वहीं पर एक्टर आएंगे, एक्टिंग करेंगे। रामनगर जो काशी में है बना, उसमें वहाँ जो रामलीला होती है उसमें कोई स्टेज नहीं। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्टेज नहीं, वहाँ अयोध्या बना हुआ है अलग, जनकपुर बना हुआ है अलग, आश्रम विश्वामित्र का कहीं और बना हुआ है, कहीं और बना हुआ है। लंका गंगा के पास जहाँ बेजू है तो वो एक जगह घटना खत्म हुई, फिर अनाउंस होता है अगली घटना फला जगह घटेगी, तो कैरेक्टर लोग भी वहां चल देते हैं, पीछे पीछे दर्शक लोग भी चल देते हैं, है ना। अब कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश की रामलीला अलग है, बिहार की रामलीला अलग है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की रामलीला अलग है, ये कौन बताएगा भाई? नौटंकी को लेकर तो तमाशा किया है लोगों ने, बदमाशी की है, गलत बयानी की है ना। उसमें तो नौटंकी में कुछ पन्ने तो नौटंकी का इतिहास बताने में लगा देते हैं लोग। अब इतिहास बताने के बाद नौटंकी के बारे में कुछ पटांग बातें लिख देते हैं लोग, क्योंकि जो लोगों ने किताबें लिखी उन्होंने नौटंकी कभी देखी नहीं, है ना, उनको पता ही नहीं नौटंकी। बल्कि एक वाक्य और मिलता है नौटंकी के बारे में कि इसमें अश्लीलता होती। अरे यार, नौटंकी में अश्लीलता कहाँ से होती? कहाँ अश्लीलता होती? अब हो बाद में होने लगी। और वो अश्लीलता नौटंकी के मुख्य पात्र नहीं करता, वो जो जोकर होता है, जोकर का कंसेप्ट पश्चिम से आया है। हाँ, ये वेस्ट थिएटर जब आया था जोकर, वरना जोकर का हमारे तो विदूषक की परंपरा रही है, और ये परंपरा विदेश में शेक्सपियर के यहाँ भी है ना।
जोकर ये सर्कस से मुझे लगता है आया, तो वहां होता है नौटंकी नाशीता, ये लिख जाते हैं लोग। अब ये कहाँ से सीख कर आए हैं साहब, ये मेरी समझ बात नहीं आती। एक लिखी गई है तो अंग्रेजी में लिखी गई है, एक अमेरिकन स्कॉलर ने लिखी है, और मुझसे राय लेने पहुंची जब किताब छप गई तब, तो मैं क्या खा करा देता हूँ। जब छपी हुई किताब भाई छपवाने से पहले राय ले थी तो मैं कोई राय देता अगले एडिशन में। अरे तब से मुलाकात ही नहीं हुई उनसे भी। जब किताब भी देख तमाम छंद है, तो उसमें एक जगह लिखा रहता है भारत भारत, तो भारत को उन्होंने भारत ही लिखा। मैंने दिस इज रॉन्ग। क्यों? मैंने कहा ये जी शॉर्टकट है, ये मुख्य है बहरे तवील, और यह अरबी का छंद है। तवील माने होता है लंबा, तो बहरे तवील लंबा छंद, बहर माने छंद। अब भारत वो लिखा हुआ है ना सौरा करोड़ की किताबों में भारत। तो अब ये सब गड़बड़ियां जो हैं वो साहब चलती आ रही हैं, और कोई माई का लाल इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन पहले थोड़ा और बोलूं, सोने की थाली वाला बता रहा था ना, तभी याद आया था, लेकिन उस वक्त मैं आपसे निकल गया, नहीं बोला मैं। कि देखिए कि लोक में एक ग्रामीण स्त्री सोने की थाली का सपना अपना देख रही है ना, लेकिन यही भाव या यही सब चीजें जो शिष्ट साहित्य जैसे आप कह रहे हैं, हालांकि कोई शिष्ट नहीं होता, साहित्य साहित्य होता है ना। विशिष्ट अशिष्ट क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? इसका ठीक उल्टा होता है। वहां वो लोकगीत में ग्रामीण गरीब स्त्री को उसके यहाँ सोने की थाली बना पैदा कर देता है, और जायसी जो है रानी को गरीब औरत बना देता है, बदला बना देते हैं नागमती नागमती को। जो नागमती का वियोग वर्णन है उसमें कहते हैं कि पोखे नखत सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नाह मंदिर को छावा। अब रानी है वो तो छप्पर में रह रही है, अब नारी छप्पर में रहती है क्या? रानी लोग महल में रहती है। अब वो कह रही है कि पुष्य नक्षत्र आया है, बारिश बहुत होगी। छप्पर घास का बनता था, साल भर में सड़ जाता था, गर्मियों में उड़ जाता था। क्या मेरे घर में तो पति नहीं है, तो मेरा छप्पर कौन छाएगा, है ना। अब आप देखिए कि वहां रानी को वो एक लोक स्त्री में बदल देते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। वहां सोने के थाली का सपना दिखा रहे हैं, यहाँ लोग। तो अब ये सब चीजें जो हैं वो हैं, और बहुत है बताने को। और एक बात और कहते हैं, फिर मैं वो बहन सभी सुना देता हूँ। एक बात और कि जब हम इसमें संस्कृति, मुझे बताया गया था समाज और संस्कृति, समाज भी आता है, संस्कृति समाज को आता है। एक सवाल है इसमें जवाब कि क्या मुस्लिम समाज के लोकगीतों का अध्ययन किया है किसी ने, या मुस्लिम समाज में लोकगीत है ही नहीं, या तो है नहीं। अब अगर हैं तो वो किसी किताब में नहीं है, तो क्यों नहीं है? अरे उसमें देखिए शादी ब्याह तो सब में कॉमन है, और हिंदुओं के यहाँ भी है, मुसलमानों के यहाँ भी है। वहाँ और राम की जगह अल्लाह कह देते हैं, वहाँ गीत कभी कभी बराबर है। बन्ना बन्नी वहाँ मुसलमानों के यहाँ गाया जाता है, लेकिन साहब खतना के गीत हैं, अकीका के गीत हैं। मुझे याद नहीं, एक जमाने में इकट्ठा किया था मैंने, एक लेख भी लिखा था, लेकिन वो लेख गायब है, वो मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मुस्लिम घरानों के लोकगीत, मुस्लिम काम ही नहीं किया लोगों ने, हाँ? और भी है, वो बाद में फिर मुझे शायद एक बार और बोलना है। ये अवधि में है, भोजपुरी में है,
छत्तीसगढ़ी में है, मैं बता दूं, भरे हुए हैं। हाँ, धीरे धीरे से छुरी चलाहो नौवा, बचवा दर्द न हो, ये खतरा का गीत है। हाँ, धीरे से छुरी चलाइया वो नौवा, बचवा दर्द न हो, ये खतरा का गीत है। अब बताइए, अब देखिए कि ये सब चीजें भरी हुई है। झीनी झीनी दिनचर्या में दाहा का वो दाहा पर अलग से बोलूंगा, क्योंकि वो लंबा है। यहाँ बस इतना कह दे रहा हूँ कि दाहा तो लोकगीत है, लोकगीतों का, लोक परंपराओं का प्रभाव तथा कथित इन्वर्टेड कामा में जिसे शिष्ट साहित्य कहते हैं, उसमें कैसे आ गया, तो उर्दू शायरी में कैसे आ गया, उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो पहले सभी सुनाता हूँ। दाहा कहा तब याद आ गया, मुहर्रम का संबंध। तो मुहर्रम के शायर कौन हुए हैं उर्दू में? अनीस और दबीर। अनीस और दबीर, तो दबीर तो पॉपुलर है नहीं, बहुत कठिन भाषा है उनकी। अनीस बहुत पॉपुलर। अनीस की दो लाइन सुन लीजिए, वो लगता ही नहीं किसी शायर का, वो लगता है किसी लोक शायर है। बानुए नेक नाम की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। ये लगता है ना लोकगीत, ये लगता नहीं कि शायरी है, किसी उर्दू शायर ने लिखा है। ये लगता ही नहीं कि बानुए नेक नाम से खेती हरी रहे, संदल से मांग, संदल सिंदूर की जगह संदल है, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। ये है लोक, तो अनीस के और भरा हुआ है। ये तो मैंने एक उदाहरण, भरा हुआ। चलिए पहले तवील सुन लीजिए, बस अंक, बाकी बात। लैला मजनू सुनाता हूँ, वही याद रहता है। वैसे तो अमर सिंह राठौर, मोर तमाम नौटंकी में मैंने एक्टिंग की है। तो रामलीला में भी एक्टिंग की, रामलीला नहीं, सॉरी, नौटंकी में। रामलीला तो कराई है गांव में, कल बताया है कि मैंने अपने गांव में खुद रामलीला कराई थी। तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, अपनी चाहत का दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है तू मुझको देखा करी, ओ दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। जब कि मकतब से पढ़ करके जाती है तुम, जबकि मकतब से पढ़ करके जाती है तू, तो जुदाई में बेकल हो तड़पा करूं। याद आती रही शक्ल भोली तेरी, याद आती रही शक्ल भोली तेरी, ओ पुकारा मैं लैला ही लैला करूं, ओ पुकारा मैं लैला ही लैला करूं। धन्यवाद।